जी, तो हम पधार गए हैं आपके सामने आज फिर से इकोनॉमिक्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर के। आज हम पढ़ने वाले हैं मांग के बारे में, जिसका संबंध आपके व्यष्टि अर्थशास्त्र की इकाई 2 से है, उपभोक्ता व्यवहार का सिद्धांत, मतलब थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर से। थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर से, जैसा कि हमने पहले ही आपको बताया हुआ है कि इससे कुल आने वाला है 15 अंकों का, यानी कि काफी बड़ी यूनिट रहने वाली है अपने लिए। और आज हम चर्चा करेंगे सिर्फ और सिर्फ मांग के बारे में। देखते हैं ये चर्चा कितनी लंबी जाती है, क्योंकि मांग का टॉपिक भी काफी लंबा है। हाँ, लेकिन अगर ये टॉपिक आपसे बन जाता है तो आप इसकी अगली इकाई में जब जाएंगे तो उसमें आपको मिलेगी पूर्ति। तो मांग अगर आपसे अच्छे से बन जा रही है मांग के बारे में, तो पूर्ति की जानकारी भी आपको समझ में आ ही जाएगी। मांग और पूर्ति लगभग एक समान ही चलने वाली चीजें हैं। चलिए, तो पहले मांग से संबंधित आज का पहला प्रश्न देखते हैं, जो है मांग से आप क्या समझते हैं, इसके प्रकार लिखिए। मांग से आप क्या समझते हैं? मांग का तात्पर्य होता है कि मतलब कोई एक व्यक्ति जो है उसके पास जितनी भी धनराशि है, उस धनराशि से किसी भी वस्तुओं की जितनी भी मात्रा के लिए वो मतलब कहता है कि मुझे इस वस्तु की इतनी मात्रा चाहिए, तो वही क्या कहलाती है? मांग कहलाती है। ठीक है ना। इसको पारिभाषिक तौर पर अगर देखा जाए तो मैंने प्रोफेसर बेनहम की परिभाषा यहाँ पर लिखी हुई है, जो कह रहे हैं कि एक दी हुई कीमत पर किसी वस्तु की मांग उस वस्तु की वह मात्रा है जो उस कीमत पर एक निश्चित समय पर खरीदी जाएगी। यानी कि मांग के साथ कीमत का संबंध भी है ना। इस बात को जरूर ध्यान रखिएगा, है ना। ये हम आगे हालांकि मांग के नियम में देखने वाले हैं। मतलब कि यह है कि कोई वस्तु की कीमत क्या दी गई है, और है ना, उस कीमत पर अपन उस वस्तु की कितनी इकाइयां खरीद रहे हैं। मान लीजिए कि एक पेन की कीमत 10 रुपए दी गई है, आपको बताया गया कि एक पेन कितने का है? 10 रुपए का है। अब 10 रुपए उस वस्तु की कीमत होगी, किस वस्तु की? पेन की कीमत होगी कितनी? 10 रुपए। अब हम इसकी कितनी इकाइयां खरीदना चाहते हैं? तो भैया हमारे एग्जाम आ रहे हैं और पांचों सब्जेक्ट के लिए हमको कम से कम 5 पेन तो चाहिए, तो 5 पेन मैं खरीदना चाह रहा हूं। तो जो मैं 5 इकाइयों की मांग कर रहा हूं, तो वही क्या कहलाएगी? वस्तु की मांग कहलाएगी। तो एक दी हुई कीमत पर किसी वस्तु की मांग उस वस्तु की वह मात्रा है जो 5 इकाइयां मैं खरीदने जा रहा हूं, जो उस कीमत पर एक निश्चित समय पर खरीदी जाएंगी। जो उसी कीमत पर, यानी 10 रुपए की है तो 10 रुपए पर ही एक निश्चित समय में खरीदी जाएंगी। ठीक है। अगर हम इनके प्रकारों की बात करें तो वस्तु और सेवा की जो मांग की जाती है ना, उस मांगी जाने वाली मांग के आधार पर इसको 2 भागों में बांटा गया है। मतलब कि मांग को 2 भागों में बांटा गया। एक हो गई व्यक्तिगत मांग और एक हो गई बाजार मांग। व्यक्तिगत मांग यानी इंडिविजुअल डिमांड, बाजार मांग यानी कि मार्केट डिमांड की बात कर रहे हैं। जो व्यक्तिगत मांग होती है वो किसी एक व्यक्ति या एक परिवार के द्वारा की जाने वाली मांग को हम व्यक्तिगत मांग कह सकते हैं। बाजार मांग किसे कहते हैं? तो हम बाजार में, मतलब किसी भी बाजार की बात कर ले, वहां पे उपभोक्ताओं की संख्या कितनी अधिक होती है, तो समस्त उपभोक्ताओं के द्वारा किसी एक वस्तु की जितनी भी इकाइयां मांगी जा रही हैं, तो वो क्या कहलाती है? बाजार मांग। व्यक्तिगत मांग क्या कहलाती है? कि एक व्यक्ति के द्वारा उस वस्तु की कितनी इकाइयां मांगी जा रही हैं, वो क्या कहलाएगा? व्यक्तिगत मांग कहलाएगा, इंडिविजुअल डिमांड कहलाएगा। और बाजार मांग यानी मार्केट डिमांड किसको कहेंगे? तो किसी बाजार में सभी उपभोक्ताओं के द्वारा इसी एक वस्तु की कितनी इकाइयां मांगी जा रही हैं, वो आपकी बाजार मांग या मार्केट डिमांड कहलाती है। परिभाषा जरूर अच्छे से याद कर लीजिएगा, और इसमें तो डिफरेंस आता है जो हम आपको फिर आगे के बातों में बताएंगे। फिलहाल आप इसकी पहले छोटे छोटे क्वेश्चंस की मैं तैयारी कराऊंगा आपसे, कि मांग क्या है, मांग का नियम क्या है, मांग के नियम को लागू करने वाले या निर्धारित करने वाले तत्व क्या है, इन सब क्वेश्चन पे। तो प्रोफेसर बेनहम की परिभाषा ध्यान से याद करिएगा। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम चर्चा करने वाले हैं आज 2 क्वेश्चंस पर, जो अभी अपन लोगों ने पढ़ा, व्यक्तिगत मांग और बाजार मांग हमने बताया। तो उसी में अब इनको निर्धारित करने वाले या प्रभावित करने वाले तत्वों की जानकारी देख लेते हैं। अगर आपसे क्वेश्चन इस हिसाब से पूछा जाता है कि मांग को निर्धारित करने वाले तत्व बताइए, तब तो आप कुछ भी बता सकते हैं। लेकिन अगर आपसे इस तरीके से पूछा, हालांकि पूछा हमेशा मांग को निर्धारित करने वाले तत्व ही जाता है ना, या मांग को प्रभावित करने वाले तत्व, यानी कि फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ डिमांड या फैक्टर डिटरमाइनिंग ऑफ डिमांड अगर पूछा जाता है तो सामान्यतः यही लिखा जाता है, इंडिविजुअल वाला। लेकिन भाई अपन लोगों ने 2 प्रकार की मांग पढ़ी, 2 प्रकार की डिमांड पढ़ी, तो दोनों ही प्रकार से मैंने बताया है कि व्यक्तिगत मांग को निर्धारित करने वाले या प्रभावित करने वाले तत्व कौन कौन से हैं, और बाजार मांग को निर्धारित या प्रभावित करने वाले तत्व कौन कौन से हैं।
व्यक्तिगत मांग मतलब कैसे किसी वस्तु की मांग का निर्धारण कैसे होता है, कैसे पता चलता है कि इसकी मांग अधिक है या कम है, तो उसके लिए बात बता रहे हैं। सबसे पहला आता है पॉइंट वस्तु की कीमत। किसी वस्तु की कीमत के आधार पर भी क्या होता है, मांग का निर्धारण होता है। कैसे? अगर किसी वस्तु की कीमत अधिक हो गई है तो उसकी मांग कम हो जाएगी, और किसी वस्तु की कीमत अगर कम हो रही है तो फिर मांग क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। मांग का नियम भी यही बताता है। मैं एक एग्जांपल के माध्यम से आपको समझाना चाहूंगा कि मान लीजिए आप 50 रुपए ले करके मार्केट जाते हैं और आप कहते हैं भैया हमको 5 वाले पेन दे दीजिए। क्या कितने के दे दीजिए? तो उसने कहा भैया 50 रुपए के दे दीजिए। अब 50 रुपए में अगर आप 5 रुपए वाले पेन खरीदेंगे तो कितने खरीद सकते हैं? तो 5 रुपए है पेन की कीमत। कीमत कितनी है? 5 रुपए। और आप कितनी मांग कर रहे हो उसकी? तो भैया 50 में 5 वाले कितने पेन आ जाएंगे? 10 पेन आ जाएंगे। तो आपने मांग बता दी यहाँ पे। लेकिन वो कह दे कि भैया 5 वाला पेन तो है ही नहीं है, जो है वो अच्छा नहीं चलता है, एग्जाम के लिए ले रहे हो, थोड़े अच्छे पेन लो। तो आप कह रहे ठीक है भैया कौन सा अच्छा है? तो बोला 10 रुपए है। तो यहाँ पे पेन की कीमत क्या होगी? बढ़ गई। 5 रुपए से कितनी हो गई? 10 रुपए। लेकिन पैसा तुम्हारे पास कितना रखा हुआ है? 50 रुपए ही लेकर के गए हो। जब 50 रुपए लेके गए हो तो 10 रुपए की कीमत पर 50 रुपए में कितने पेन खरीद सकते हो? 5 पेन खरीद सकते हैं, है ना। तो इस तरीके से कहा जा सकता है कि अगर वस्तु की कीमत कम होती है तो मांग बढ़ जाती है, वस्तु की कीमत अधिक हो जाती है तो मांग क्या हो जाती है? घट जाती है। ये हो गया वस्तु की कीमत को आपने समझा, है ना, कि मांग को निर्धारित या प्रभावित करने वाले तत्वों में वस्तु की कीमत का बहुत अधिक महत्व होता है। अगर किसी वस्तु की कीमत अधिक हो गई है तो ऐसी कंडीशन में मांग घट जाएगी, और वस्तु की कीमत अगर कम हो रही है तो मांग क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। अब हम बात करते हैं दूसरी विशेषता पर। दूसरी विशेषता है उपभोक्ता की आय। दूसरी विशेषता क्या है? उपभोक्ता की आय। उपभोक्ता की आय भी मांग को निर्धारित करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। उपभोक्ता की आय कैसे? अगर किसी व्यक्ति की आय बढ़ रही है तो ऐसी कंडीशन में भी मांग क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। और अगर किसी उपभोक्ता की आय घट रही है तो ऐसी कंडीशन में वस्तु की मांग भी क्या हो जाती है? घट जाती है। यानी कि अगर मान लीजिए कि आपके पास 50 का एक और नोट होता, तो अगर आपकी आय बढ़, तो आपने क्या कहा? 5 वाले हमको 10 पेन ही चाहिए भैया। तो 5 वाले पेन आप लेने गए 10, तो कितने के मिल रहे हैं? 50 रुपए के। वो बोला यार 5 वाले पेन है नहीं अच्छे, आप 10 वाला ले लो। तो 10 वाला पेन ले रहे हो आप, तो भी क्या कहते हैं? नहीं हमको चाहिए, अभी भी 10 पेन ही चाहिए। लेकिन जब 10 रुपए वाले 10 पेन खरीदेंगे तो पैसा कितना लगेगा आपका? 50 रुपए और लगेगा। यानी टोटल कितने रुपए लगने वाले हैं? 100 रुपए। तो ये उपभोक्ता की आय से डिसाइड होता है। यानी कि अगर उपभोक्ता की आय बढ़ी हुई है, यानी 50 रुपए से कितनी हो गई? 100 रुपए हो गई, तो वो उसकी उतनी ही मात्रा खरीदेगा, कीमत चाहे कुछ भी हो, उससे लेना देना फिर नहीं है। तो उपभोक्ता की आय के आधार पर भी मांग का निर्धारण होता है। अगर किसी व्यक्ति की आय यानी उपभोक्ता की आय बढ़ रही है तो फिर वस्तु की मांग भी बढ़ जाती है, और उपभोक्ता की आय अगर घट रही है तो वस्तु की मांग भी घट जाती है। तीसरी बात करते हैं हम रुचि और प्राथमिकता की। रुचि और प्राथमिकता का तात्पर्य होता है अगर किसी वस्तु की कीमत कुछ भी हो, फिर अगर हमारी रुचि में मतलब हमको कोई पसंद ऐसा है, मतलब ऐसी चीज पसंद आ रही है ना, तो ऐसी कंडीशन में मतलब कि हम उसको खरीदेंगे ही खरीदेंगे। मतलब कोई पसंद की चीज है अगर आपकी, तो फिर आप उसको खरीदेंगे ही, चाहे उसकी कीमत बढ़ जाए चाहे उसकी कीमत घट जाए। प्राथमिकता यानी कि मान लीजिए कि किसी चीजों की, जैसे कि आपके पास आपको मतलब जुलाई का समय आ रहा है, जुलाई के समय में आपके माता पिता के पास और कई सारे खर्चे भी होते हैं, है ना, लेकिन जुलाई के समय में कॉपी किताब खरीदना यानी कॉपी किताबों पर पैसा लगाना वो पहली प्राथमिकता होती है। तो फिर भैया आपकी आय कितनी भी है, उनकी कीमत, कॉपी किताबों, बैग, बॉटल, कंपॉक्स, इनकी कीमत कितनी भी हो, है ना, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। प्राथमिकता किसको दी जाएगी? जो चीजें हमारे लिए ज्यादा जरूरी हैं। और रुचि हमने क्या बता दिया कि अगर हमें कोई चीज पसंद आ गई तो फिर तो आपको वो खरीदना ही खरीदना है, चाहे वो कैसी भी हो, मतलब सस्ती हो या महंगी हो। तो मैं ये बताना चाह रहा था यहाँ पर कि मांग को निर्धारित या प्रभावित करने में रुचि और प्राथमिकता, इनका भी बहुत बड़ा हाथ होता है ना। रुचि और प्राथमिकता के कारण हम वस्तुओं को खरीद ही लेते हैं, चाहे उनकी आय या वस्तु की कीमत कितनी भी अधिक हो या कम हो। उपभोक्ता की आय अधिक हो या कम हो, फिर इसका कोई इफेक्ट यहाँ पर नहीं पड़ता। ठीक है ना। भविष्य में कीमत परिवर्तन की आशा,
आप उन चीजों पर, अगर आप इन्वेस्टमेंट टाइप से करना चाहते हो तो आप ऐसी चीजों पर सामान्यतः पैसा खर्च करना चाहते हैं जिनके मतलब भविष्य में जिनमें कीमत परिवर्तन होने की आशा हो, यानी भविष्य में जिनका मूल्य बढ़ने की आशा हो, उन चीजों को खरीदने पर आप पैसा व्यय करते हैं। और जिन चीजों की आशा नहीं है कि भैया भविष्य में इसकी कीमत कुछ नहीं रह जाएगी, तो आप उन चीजों के लिए पैसे जो है अपने वेस्ट नहीं करते हैं। तो बात हो रही भविष्य में कीमत परिवर्तन की आशा। मान लीजिए कि आपके पास पैसे हैं, है ना, और सोना जो आप गोल्ड में आप इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं या फिर गोल्ड खरीद करके रखना चाह रहे हैं, तो आपको पता है कि भैया इनकी कीमत बढ़ने वाली है। या आप किसी कंपनी के शेयर्स खरीद रहे हैं तो पता है कि यार इस कंपनी के शेयर पक्का भविष्य में ऊपर जाएंगे, इनकी वैल्यू ऊपर जाएगी। तो फिर आप क्या करोगे, उन चीजों पर पैसा खर्च करेंगे, यानी उन चीजों को आप खरीदेंगे। लेकिन आपको अगर ऐसा लगता है कि जो वस्तु आप खरीदने जा रहे हैं भविष्य में इसका कोई मूल्य नहीं रह जाएगा, तो आप उस वस्तु को नहीं खरीदते हैं। तो मांग को निर्धारित यानी किसी मांग को बढ़ाने या घटाने में, यानी कि उसको प्रभावित करने में किन किन तत्वों का महत्व होता है, ये मैंने इसके माध्यम से बताने का प्रयास किया है। अब हम आते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर, जो है बाजार मांग को निर्धारित करने वाले तत्व। बाजार मांग को निर्धारित करने वाले तत्व या बाजार मांग को प्रभावित करने वाले तत्व निम्नानुसार हैं। दो तत्व दिए गए हैं, यानी फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ मार्केट डिमांड या फैक्टर डिटरमाइनिंग ऑफ मार्केट डिमांड करके क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आप ये दोनों चीजें लिख सकते हैं। जनसंख्या का आकार, यानी किसी देश की पॉपुलेशन बहुत अधिक बढ़ रही है तो स्वाभाविक सी बात है मांग भी बढ़ेगी, और किसी देश की पॉपुलेशन अगर कम है या घट रही है तो ऐसी कंडीशन में हम कह सकते हैं कि मांग जो होगी वो घटेगी। व्यक्तिगत मांग की बात थी, व्यक्तिगत मांग में हमारे व्यक्तिगत रुचि, व्यक्तिगत प्राथमिकता, हमारी व्यक्तिगत आय, हमारे द्वारा खरीदी जाने वाली वस्तु की कीमत, ये सब चीजें हमारे पर्सनली आधार पर देखी जा रही थी। लेकिन बाजार जो होगा तो बाजार की मांग कैसे देखी जाती है, उपभोक्ताओं के समूह के आधार पर निर्धारण होता है बाजार की मांग का, यानी मार्केट डिमांड का। तभी तो कह रहे हैं जनसंख्या का आकार, अगर जनसंख्या किसी देश की बढ़ जाएगी तो मांग भी बढ़ जाएगी, किसी देश की जनसंख्या कम है या घट रही है तो ऐसी कंडीशन में मांग भी क्या हो जाएगी, उस वस्तु की घट जाएगी। चलिए दूसरा देखते हैं, धन का वितरण। धन का वितरण यानी एक तरीके से आय का वितरण। आय का वितरण समान होने का तात्पर्य होता है कि सभी व्यक्तियों को एक समान आय मिल रही है, और असमान होने का तात्पर्य कि भैया कोई इंसान गरीब है, कोई इंसान अमीर है, तो कोई इंसान बहुत ही ज्यादा गरीब है तो कोई बहुत ही ज्यादा अमीर है, तो ये आय का असमान वितरण कहलाएगा। समान वितरण के अंतर्गत सभी को एक समान कार्य करना पड़ता है, या एक समान कार्य करने वाले लोगों की जो सैलरी रहती है, वेतन रहता है, वो एक समान रहता है ना। और असमान में कार्य भी असमान होते हैं और इनकी सैलरी भी क्या होती है, अलग अलग होती है, ठीक है ना। तो धन का वितरण अगर एक समान है तो लोग क्या करते हैं, सामान्य वस्तुओं पर ही पैसा खर्च करते हैं। तो जब सामान्य वस्तुओं पर पैसा खर्च करते हैं तो विलासितापूर्ण वस्तुएं जो होती हैं, जो दिखावटी वस्तुएं, जो दिखावे के लिए खरीदी जाती हैं, उन लोगों पर लोग अपने पैसे खर्च नहीं करते हैं। लेकिन अगर धन का वितरण असमान है तो भैया किसी के पास, जिसके पास पैसा कम आ रहा है वो तो सामान्य वस्तुएं ही खरीदेगा और उपयोग में लेकर के आएगा। लेकिन जिन लोगों के पास पैसा अधिक आ रहा है तो सामान्य वस्तुएं तो खरीदेंगे जीवन यापन करने के लिए, लेकिन वो दिखावे के लिए विलासितापूर्ण वस्तुओं को खरीदने पर भी पैसा खर्च करने का प्रयास करेंगे। तो मैं यहाँ पर ये बताना चाह रहा था कि धन का वितरण समान भी हो सकता है और असमान भी हो सकता है। अगर धन का वितरण समान है तो सामान्य वस्तुओं पर लोग ज्यादा पैसे व्यय करेंगे और विलासितापूर्ण वस्तुओं को खरीदी पर थोड़ा सा कम ध्यान देंगे। लेकिन अगर आय का वितरण असमान है तो ऐसी कंडीशन में विलासितापूर्ण वस्तुएं जो होती हैं या विलासिता वाली वस्तुएं जो होती हैं, इनकी मांग भी बढ़ जाती है, जबकि ऐसी कंडीशन में विलासितापूर्ण वस्तुओं की मांग जो होती है कम हो जाती है, सिर्फ सामान्य वस्तुओं की मांग में ही बढ़ोतरी होती है। ठीक है, मेरे ख्याल से आपको ये दोनों टॉपिक बड़े ही अच्छे से समझ में आए होंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए तब तक। चलिए तो अब हम बात करने जा रहे हैं आपसे अगले प्रश्न की ओर, जो कि है मांग के नियम से आप क्या समझते हैं। मांग के नियम से आप क्या समझते हैं, ये नियम आप लोग पढ़ चुके हैं, अभी हमने बताया था। लेकिन अब आपको लिखना किसके आधार पर रहेगा, किसी न किसी प्रोफेसर के आधार पर लिखना पड़ेगा, अर्थशास्त्री के आधार पर लिखना पड़ेगा। तो हमने यहाँ पर एक परिभाषा लिखी हुई है प्रोफेसर मार्शल के अनुसार, यदि अन्य बातें समान रहें तो। अन्य बातों में कौन कौन सी समान रहनी चाहिए,
अन्य बातें समान रहे तो का तात्पर्य होता है कि उपभोक्ता की आय में परिवर्तन नहीं होना चाहिए, ना ही उपभोक्ता की आय बढ़नी चाहिए ना ही घटनी चाहिए। मतलब कल जितनी आय थी उतनी आज भी है। दूसरी बात, उपभोक्ता की रुचि में भी कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए, जो उसकी रुचि कल थी वही उसकी रुचि आज भी है। उपभोक्ता के फैशन में भी कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए, मतलब कि उपभोक्ता की आय, रुचि और फैशन में अगर परिवर्तन नहीं है तो ये कहा जा सकता है कि अन्य बातें क्या हैं, समान हैं। तो यही कहा जा रहा है कि यदि अन्य बातें समान रहें तो किसी वस्तु के मूल्य में वृद्धि होने पर उस वस्तु की मांग घट जाती है और वस्तु के मूल्य में कमी होने पर या उसके कीमत में कमी होने पर उसकी मांग क्या होती है, बढ़ जाती है। इस चीज को क्या कहा जाता है, मांग का नियम। यहाँ पे थोड़ा सा आगे पीछे हुआ, यदि अन्य बातें समान रहे तो किसी वस्तु के मूल्य में कमी होने पर, इन्होंने पहले लिखा है वस्तु के मूल्य में अगर कमी होती है तो उसकी मांग क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। ठीक है, वस्तु के मूल्य में कमी होने पर मांग बढ़ जाती है और वस्तु के मूल्य अधिक हो जाता है, यानी कि अगर मूल्य में वृद्धि हो जाती है तो इसकी मांग क्या हो जाती है, घट जाती है। ये तो हो गया मांग का नियम। ऑब्जेक्टिव टाइप में कई बार पूछा गया है कि मांग का नियम गुणात्मक होता है कि परिमाणात्मक होता है। तो मैं इस चीज को समझाना चाहता हूं, तो बता दूं कि मांग का नियम जो है वो एक प्रकार का गुणात्मक कथन है। कैसा कथन है, गुणात्मक कथन, और परिमाणात्मक कथन नहीं है। गुणात्मक कथन यानी कि ये गुण को तो बताता है, परिमाण मतलब मात्रा को नहीं बताता है। यहां पर यह बताया जा रहा है कि यदि अन्य मतलब नियम को अगर अपन समझें तो नियम के अनुसार किसी वस्तु के मूल्य में अगर वृद्धि होती है तो उसकी मांग घटती है। तो ये क्या कहलाएगा, उसके गुण को बता रहा है कि अगर वस्तु के मूल्य में वृद्धि हो रही है तो उसकी मांग क्या हो रही है, घट रही है। लेकिन कितनी घट रही है क्या ये पता चल रहा है, नहीं पता चल रहा है। यानी उसकी कितनी मात्रा में कमी आ रही है वो पता चल रहा है, नहीं चल रहा है। इसीलिए ये परिमाणात्मक कथन नहीं कहलाएगा। किसी वस्तु का मूल्य घट जाने पर उसकी जो मांग है वो क्या होती है, बढ़ जाती है। किसी वस्तु का मूल्य कम हो जाता है तो उस वस्तु की मांग बढ़ जाती है। तो बढ़ जाती है यानी कि गुण बता रहा है यहाँ पर कि अगर मूल्य कम होगा तो मांग बढ़ेगी, तो गुण बता रहा है। लेकिन कितनी मांग बढ़ेगी क्या इसके बारे में बता रहा है, नहीं बता रहा है। तो इसी आधार पे कहा जा सकता है कि मांग का नियम जो है वो एक गुणात्मक कथन है। वो गुण बताता है कि अगर ऐसा होगा तो ऐसा हो जाएगा और ऐसा होगा तो ऐसा हो जाएगा। यानी वृद्धि होगी तो घट जाएगी मांग और मूल्य में कमी होगी तो मांग बढ़ जाएगी। लेकिन वो कितनी घटेगी मांग या कितनी बढ़ेगी ये नहीं बताता है। इसीलिए कहा जाता है कि मांग का नियम एक गुणात्मक कथन है, यह परिमाणात्मक कथन नहीं है। ये तो हमारा एक प्रश्न हुआ। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, जो मांग के नियम की क्या मान्यताएं हैं या मांग के नियम की क्या सीमाएं हैं इसको बता रहा है। कि मतलब कि मांग के नियम की मान्यताएं या सीमाएं बताइए। वही राइट द लिमिटेशंस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। तो लॉ ऑफ डिमांड की लिमिटेशंस को अगर देख लें तो बस लिमिटेशंस वही है कि नियम अगर अपन को लागू करना है ना, तो नियम में यहाँ पे क्या क्या चीजें मतलब ऐसा होना चाहिए। तो लिखा हुआ है कि भैया उपभोक्ता की आय, उपभोक्ता की रुचि और उसके फैशन में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। बार बार आपको वही बातें आएंगी निकल करके। हाँ, लेकिन सभी में अपना अपना उसका अलग महत्व है। यहाँ पर हमने यही वाली बात बताई थी कब, अन्य बातें समान रहने का अर्थ मैंने समझाया था कि अन्य बातें समान रहे तो उसका अर्थ क्या होता है। तो यही होता है कि उपभोक्ता की आय, रुचि और फैशन में परिवर्तन नहीं होना चाहिए। वही चीज यहाँ पर डिटेल में बताई जा रही है। दूसरी बात, वस्तु की कोई स्थानापन्न वस्तु नहीं होनी चाहिए। अब स्थानापन्न वस्तु क्या होती है अब उसको समझ लेते हैं। वस्तुएं सामान्यतः दो प्रकार, मतलब ऐसे कई प्रकार की वस्तुएं होती हैं, लेकिन इस हिसाब से मैं जो बताने जा रहा हूं वहां पे मैं दो प्रकार की वस्तुओं की बात करने जा रहा हूं। एक तो स्थानापन्न वस्तु यानी सब्स्टिट्यूट गुड्स, और दूसरा होता है आपकी पूरक वस्तु यानी कि कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। जो स्थानापन्न वस्तुएं होती हैं यानी कि सब्स्टिट्यूट गुड्स होता है, जो एक वस्तु के स्थान पर जो दूसरी वस्तु का हम उपयोग करते हैं वो स्थानापन्न वस्तु कहलाती है, यानी कि सब्स्टिट्यूट गुड्स कहलाता है। सब्स्टिट्यूट गुड्स का तात्पर्य हो जाता है, जैसे कि मान लीजिए कि आपको चाय चाहिए थी कि भैया चाय पिला दीजिए थोड़ा सा, तो क्या यार चाय तो नहीं है, तो हो गया कॉफी पिला दो। कॉफी है क्या, हाँ कॉफी बन जाएगी। चाय पत्ती नहीं थी घर में इसलिए चाय तो नहीं बना पा रहे, तो चाय की स्थानापन्न वस्तु किसको कहेंगे अपन, कॉफी कह देंगे। मार्केट गए, गर्मी के दिन आ रहे हैं, हमने कहा भैया वो
कोका कोला थोड़ा सा दे दिए, तो उन्होंने कहा कोका कोला तो ही नहीं, पेप्सी है, नहीं नहीं वो भी नहीं है, तो अब कोका कोला की जगह पे आप चाय तो नहीं मांगोगे, हो गया चलो कोका कोला नहीं है, पेप्सी नहीं हो गया, चाय ही पिला दो। आहा, जब वो ठंडी चीज ली जा रही है तो उसकी जगह पे ठंडी चीज ही सब्स्टिट्यूट गुड्स उसका कहलाएगी। कोक, पेप्सी, कुछ भी आप उस तरीके की चीजें ले लेते हैं वो उसी के अंतर्गत मानी जाएगी, ठीक है ना। तो वो हो जाती क्या, स्थानापन्न वस्तु, जो एक वस्तु के स्थान पर जो उसी के समान जो दूसरी वस्तु खरीदी जाती है वो क्या कहलाती है, आपकी स्थानापन्न वस्तु कहलाती है। पूरक वस्तु क्या कहलाती है, यानी व्हाट इज कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, तो जब कोई दो वस्तुएं यानी कि जिनका एक दूसरे के बिना काम चलना संभव नहीं होता है, कोई एक चीज का काम तभी बनेगा जब दूसरी चीज हो, या दूसरी चीज का काम तभी होगा जब पहली चीज हो, तो उसी को क्या कहा जाता है, पूरक वस्तु कहा जाता है। जैसे कि कार और पेट्रोल, कार है तो पेट्रोल की आवश्यकता पड़ेगी, पेट्रोल है तो कार की आवश्यकता पड़ेगी, मतलब कि कार के बिना पेट्रोल और पेट्रोल के बिना कार नहीं चल सकती। मतलब आजकल वैसी कारें भी आ रही हैं, लेकिन मैं सिर्फ एक एग्जांपल के तौर पे आपको बता रहा हूं कि जिन दो चीजों का काम एक दूसरे के बिना नहीं चलता है वो पूरक वस्तुएं यानी कि कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स कहलाती हैं, ठीक है ना। तो यहां पर क्या बताया जा रहा है कि वस्तु की कोई स्थानापन्न वस्तु नहीं होनी चाहिए। अब भैया मार्केट में चाय की जगह चाय भी है और कॉफी भी है, तो स्वाभाविक सी बात है कि आज जो कस्टमर्स होंगे दो तरफ डिवाइड हो जाएंगे, कुछ चाय की तरफ जाएंगे, कुछ कॉफी की तरफ जाएंगे। लेकिन मार्केट में सिर्फ चाय ही है तो चाय की ही डिमांड बढ़ेगी, कॉफी की डिमांड ही नहीं रहेगी। तभी कहा जा रहा है कि किसी वस्तु की मांग तब भी घट जाती है जब उसकी स्थानापन्न वस्तु यानी उसका सब्स्टिट्यूट गुड्स वहां पर मौजूद होता है। लेकिन अगर वहां पर उसकी स्थानापन्न वस्तु नहीं है तो मांग में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होगा। भविष्य में कीमत परिवर्तन की आशा नहीं होनी चाहिए। अभी हमने बताया था ना पिछले क्वेश्चन में, मतलब इसके पहले वाले क्वेश्चन में, कि भैया भविष्य में जब कीमत परिवर्तन की आशा होती तो वो भी मांग को निर्धारित या प्रभावित करती है। तो अगर मार्केट में जो भी वस्तुएं हैं उनकी कीमत में बढ़ोतरी या घटोतरी यानी कि बढ़ने या घटने की कोई आशा अगर भविष्य में नहीं है तो ऐसी कंडीशन भी यहाँ पर बताई जा रही है कि मतलब ये भी इसकी सीमाओं के अंतर्गत या मान्यताओं के अंतर्गत आएगी कि भविष्य में भैया उस वस्तु की, जिस वस्तु की मांग के बारे में चर्चा कर रहे हैं, उसकी कीमत में परिवर्तन होने की कोई आशा नहीं होनी चाहिए। फिर बताया जा रहा है कि सभी वस्तुएं, जो भी बाजार में सभी वस्तुएं, अब देखिए कई बार ऐसा भी होता है कि जो वस्तुएं मतलब कई सारे में, मतलब 100 ग्राम के पैकेट में भी है, 500 में भी है, 1 किलो में भी है, 5 किलो में भी है, तो ऐसी कंडीशन में भी क्या होता है कि किसी मतलब पर्टिकुलर जो मात्रा वाली चीजें है ना उनकी मांग बढ़ती घटती रहती है। तो यहाँ पे इसीलिए बोला गया है कि भैया वस्तु का आकार भी उतना होना चाहिए, वस्तु के गुण भी उतने होने चाहिए, और देखने मतलब आकार और मतलब हाँ वस्तु की जितनी भी इकाइयां हैं, जितनी भी यूनिट्स हैं, आकार की दृष्टि से और गुण की दृष्टि से एक समान होनी चाहिए। लास्ट में आपको बताया जा रहा है कि वस्तुएं प्रतिष्ठा मूलक होनी चाहिए, यानी कि जो भी वस्तुएं हैं वो कैसी होनी चाहिए, प्रतिष्ठा बढ़ाने वाली, प्रतिष्ठा में वृद्धि करने वाली होनी चाहिए। तो यहाँ पर ये मांग के नियम की मान्यताएं या सीमाएं हो गई कि आय, रुचि और फैशन में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए, उसकी कोई स्थानापन्न वस्तु नहीं होनी चाहिए, कीमत परिवर्तन की आशा भविष्य में नहीं होनी चाहिए, और उसकी इकाइयों के आकार और गुण एक समान होने चाहिए, और लास्ट बता दिया गया आपको कि वस्तुएं जो है वो प्रतिष्ठा मूलक होनी चाहिए। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब हम आ चुके हैं आज के अंतिम प्रश्न की ओर, और इसके मांग के जो अन्य प्रश्न हैं जैसे कि मांग के नियम के अपवाद, मांग की कीमत लोच की श्रेणियां, मांग की कीमत लोच के प्रकार मतलब श्रेणियों के प्रकार, ये सब चीजों पर चर्चा हम कल के वीडियो में करेंगे। आपको अब आज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक जो मैं बताने जा रहा हूं वो है मांग का नियम लागू होने के क्या कारण है, या मांग वक्र हमेशा नीचे की ओर ही क्यों जाता है। मांग का वक्र भी जो होता है बेटा वो भी इस तरीके से होता है, और ये बाएं साइड से दाईं ओर नीचे की ओर ऐसे करके जाता है, ये बाएं साइड से दाएं ओर नीचे की ओर ही जाता है। तो जो भी मांग वक्र बाएं से दाएं ऐसे नीचे की ओर जा रहा होता है तो उसके लिए हम मतलब ये तो आपको सबको पता ही होगा है ना, कि जो भी मांग वक्र बाएं से दाएं जा रहा है और नीचे की ओर जा रहा है तो हम कह सकते हैं कि वस्तु की जो कीमत है वो कम हो रही है और आय क्या है, बढ़ रही है। इसके कारण जो मांग का वक्र बना हुआ है वो कैसे जा रहा है, नीचे की ओर झुका हुआ जा रहा है। अब मांग वक्र के नीचे की ओर जाने के कारण क्या है, ये है, या मांग का नियम लागू होने के कारण क्या है, तो वो भी यही है। प्रश्न आपसे इस तरीके से भी पूछा जा सकता है और इस तरीके से भी पूछा जा सकता है, लेकिन आंसर आपको यही लिखना है।
आपको जो मैं नोट्स बनाने के लिए बार बार कहता रहता हूं, तो उसमें आपको नोट्स में यही हेडिंग्स लिखनी है और उन हेडिंग्स को बिल्कुल कंठस्थ कर लेना है, मतलब अच्छे तरीके से याद कर लेना है। डिटेल तो मैं आपको बता ही रहा हूँ, पीडीएफ हमारे टाइप हो जाए वो भी हम आपको अपलोड कर देंगे इनके भी, तो आपको यही डिटेल जो मैं मुंह से बोल रहा हूँ, अगर आपको पढ़ने की इच्छा तो आप पढ़ भी सकते हैं कि किस तरीके से लिखना है और कितना लिखना है। चलिए सबसे पहले कारण पर नजर डालते हैं। तो यहाँ लिखा हुआ है उपयोगिता हास नियम का लागू होना। उपयोगिता और हास, उपयोगिता मैंने क्या बताया था, किसी वस्तु का उपयोग करने से जो संतुष्टि मिलती है वो उपयोगिता कहलाती है। हास का मतलब होता है धीरे 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 करके कमी होना। मैंने आपको उपयोगिता के समय में समझाया था, जब आप पहली रोटी खा रहे थे तो आपको सीमांत उपयोगिता कितनी मिल रही थी, 50। जब दूसरी रोटी खाए थे तो दूसरी रोटी खाने पर कितनी उपयोगिता मिली थी, 40। फिर जैसे जैसे आपकी भूख कम होती गई तो तीसरी रोटी आने के लिए आप इंतजार भी करने में सक्षम थे, है ना, थोड़ी देर आप इंतजार कर सकते थे और उससे आपको उपयोगिता मिली थी 30, चौथे से 20, है ना, धीरे धीरे। मतलब कहने का तात्पर्य था कि जब अपन किसी वस्तु का बार बार उपयोग करते हैं तो उसकी उपयोगिता धीरे 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 क्या हो जाती है, कम होने लग जाती है। जब कम होने लग जाती है तो इसी को क्या कहा जाता है, उपयोगिता हास नियम कहा जाता है। जब किसी वस्तु का बार बार उपयोग करने से उसकी उपयोगिता में कमी आ जाती है, इसी को हम उपयोगिता हास नियम कहते हैं। जब यही नियम यानी उपयोगिता हास नियम जब लागू होता है तो ऐसी कंडीशन में जो अंतिम रूप से जो इकाइयां होती हैं जो कि कम मूल्य पर भी उपलब्ध होती हैं, तो उपभोक्ता जो होता है वो कम मूल्य की इकाइयों को भी खरीदने में क्या हो जाता है, सक्षम हो जाता है। तो इसके कारण भी क्या होता है, मांग का नियम लागू होता है। या मांग का नियम क्या होता है, क्योंकि जब उपयोगिता में कमी आ रही है ना, तब जब उस वस्तु को खरीदेगा तो वो अपनी सीमित आय में अधिक वस्तुएं खरीद सकता है। इसलिए सीमांत क्रेताओं की संख्या में वृद्धि होना। क्या होता है बेटा, जब वस्तुएं कई क्या होता है, जब वस्तुओं का मूल्य अधिक होता है तो कुछ लोग तो उसका उपयोग कर पा रहे थे, लेकिन कई सारी जनता ऐसी भी थी जो सिर्फ देख रही थी कि अरे यार ये चीज हमारे पास होगी भी कि नहीं होगी, यानी सिर्फ खरीदने के सपने संजो रही थी लेकिन खरीद नहीं पा रही थी। जब ऐसी वस्तुओं के मूल्य में कमी आ जाती है तो जो व्यक्ति उसको पहले से खरीद रहा था वो तो खरीदेगा ही, और जो व्यक्ति नहीं खरीद पा रहा था तो वो भी उस वस्तु को खरीदने लग जाता है। तो इससे अपन कह सकते हैं ना, मैं क्या कह रहा हूं कि जब वस्तु की मांग में, वस्तु के मूल्य में क्या हो जाती है, कमी आ जाती है, तो जो व्यक्ति उन वस्तुओं को पहले से खरीद रहे थे वो तो खरीदते ही हैं, और जो व्यक्ति सिर्फ सपने देख रहा था, खरीद नहीं पा रहा था, वो व्यक्ति भी इन वस्तुओं को खरीदने के लिए यहां पर आ जाता है। तो वस्तु की जब कीमत कम हुई तो वस्तु के जो खरीदार थे वो क्या हो गए, बढ़ गए, यानी वस्तु की मांग में क्या होगी, वृद्धि हो गई। तो हम कह सकते हैं कि मांग का नियम यहां भी लागू हो गया। ठीक है ना। सीमांत क्रेताओं की संख्या में वृद्धि का मैंने क्या बताया, जब वस्तु की कीमत कम हुई तो जो व्यक्ति उन वस्तुओं को खरीद रहा था वो तो खरीद ही रहे हैं, 4-6 और चले आए क्योंकि भैया आप सस्ती हो गई चीज तो क्यों ना हम भी खरीद लें। तीसरी बात, आय प्रभाव। जब वस्तु की कीमत कम होती है तो उपभोक्ता की आय, वैसे अगर मौद्रिक रूप से कहा जाए तो पहले भी 10,000 उसके पास थे, अभी भी 10,000 है ना, मतलब उपभोक्ता की आय में वैसी वृद्धि नहीं हुई है मौद्रिक रूप से। लेकिन जब किसी वस्तु की कीमत में कमी हो जाती है, जब कई वस्तुओं की कीमत में भी कमी हो जाती है और उपभोक्ता की आय उतनी ही रहती है, उसके बाद भी ऐसा लगता है कि उसकी आय क्या हो रही है, बढ़ रही है। क्यों? क्योंकि वो 10,000 रुपए में से 6,000 रुपए अपने घर के खाने खर्चे के लिए खर्च करता था, अब उन सभी वस्तुओं की कीमत क्या हो गई, कम हो गई है, तो उसका खाना खर्चा 4,000 में ही चल जाता है। तो पहले वो 4,000 बचत करता था तो अब 6,000 बचत कर पा रहा है। मतलब कहने का तात्पर्य, उसको ऐसा लगता है कि वस्तुओं की जब कीमत कम हुई तो उसको ऐसा प्रतीत होने लग जाता है कि उसकी आय क्या हो गई है, बढ़ गई है, क्योंकि बचत जो होती है वो ज्यादा होने लग जाती है। तो इसको समझिएगा, जब आय प्रभाव बता रहा हूं मैं, जब किसी वस्तु की कीमत क्या हो जाती है, कम होने लग जाती है, तो ऐसी दशा में व्यक्ति को अपनी आय बढ़ी हुई महसूस होने लग जाती है। तो जब उसका खर्चा 4,000, पहले से उसको पता है कि वो महीने में कितना खर्च करता था, 6,000 रुपए घर के खाने खर्च के लिए वो 6,000 रुपए खर्च करता था। अब वही 6,000 की सामग्री कितने में आ रही है, 4,000 में। तो वो क्या करता है कि 4,000 मेरी बचत तो हो ही रही है, तो क्यों ना ये जो 2,000 रुपए एक्स्ट्रा बच रहे हैं इनसे मैं इन्हीं वस्तुओं को और खरीद लूं। तो फलस्वरूप क्या होता है, उस वस्तु की मांग क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। ठीक है ना। जब उन वस्तुओं की कीमत कम हो जाती है तो उपभोक्ता 6,000 रुपए की जगह जो 4,000 में सामान मिलने लगा, तो 4,000 को वो सामान तो खरीदा, 2,000 रुपए में उसी की और अधिक मात्रा खरीद लिया कि मैं ज्यादा खाऊंगा, कम खाने से कुछ नहीं, अब ज्यादा खाऊंगा जल्दी मोटा होऊंगा। ठीक है ना। तो ये आय प्रभाव हो गया। ठीक है ना। तीसरी बात है प्रतिस्थापन प्रभाव, चौथी बात है प्रतिस्थापन प्रभाव।
प्रतिस्थापन एक तरीके से वही स्थानापन्न वस्तु से ही संबंधित प्रभाव की बात यहां पर हो रही है। स्थानापन्न वस्तु यानी कि देखिए मार्केट में दो दुकानें हैं, एक चाय बेचता है, एक कॉफी बेचता है। तो चाय और कॉफी बेचने वाली जो दोनों दुकानें, दोनों का रेट सेम है, 20 रुपए की चाय है, 20 रुपए की कॉफी है। जब दोनों ही चीजें 20-20 रुपए की मिल रही है, यानी कि सेम रेट में मिल रही है, तो उपभोक्ता जो है चाय भी खरीद के पी लेता है जब उसकी इच्छा है, और कॉफी खरीदने की इच्छा तो कॉफी खरीद के पी लेता है। कुछ सस्ता तो है नहीं, उसके हिसाब से चाय कॉफी में 20 रुपए खर्च करना तो दोनों ही महंगा है। लेकिन जब एक वस्तु की आय यानी कॉफी की आय आज भी 20 रुपए ही है, चाय की कीमत कम हो गई, 15 हो गई या 12 हो गई या सीधे 10 ही हो गई। मतलब कि जब एक वस्तु के सेम स्थानापन्न वस्तुओं की बात हो रही है, जब कॉफी की कीमत में कोई परिवर्तन ना हो और चाय की कीमत अपने आप क्या होने लग जाती, घटने लग जाती है, तो फलस्वरूप चाय क्योंकि सस्ती मिल रही है ना, तो लोग क्या करते हैं, चाय की तरफ ही आकर्षित होते हैं और चाय में ही क्या करते हैं, अपने पैसे खर्च कर देते हैं। तो इस हिसाब से चाय की जो डिमांड होती है, चाय की जो मांग होती है, वो क्या होती है, बढ़ जाती है। तो ये प्रतिस्थापन प्रभाव कहलाता है कि जब दो स्थानापन्न वस्तुएं बाजार में उपलब्ध हैं, एक की कीमत में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, दूसरी वस्तु क्या हो गई, उसकी कीमत में परिवर्तन हो गया है, कीमत कम हो गई है, तो लोग क्या करते हैं, उसी चीज को खरीदने लग जाते हैं जिसकी कीमत क्या है, कम है। 4 प्रकार की टीवी मार्केट में अवेलेबल है और उन 4 प्रकार की चीजों में मान लीजिए कि किसी मतलब एक टीवी जो है सेम कंडीशन में है, मतलब सारे फीचर्स वही हैं, हल्का फुल्का कुछ अंतर है, लेकिन 25,000 की जगह वही चीज 12,000, 15,000 रुपए या 18,000 रुपए में मिल रही है, तो लोग 18,000 रुपए वाली चीजों को खरीदने के लिए अपने आप को ज्यादा मतलब सही महसूस करते हैं। तो ये क्या कहलाता है, प्रतिस्थापन प्रभाव कहलाता है। लास्ट हो जाएगा वस्तु के विभिन्न प्रयोग। वस्तु के जो विभिन्न प्रयोग होते हैं, क्या होता है, जब किसी वस्तु की कीमत बहुत अधिक होती है तो उसका ना एक ही उपयोग हो पाता है। जैसे कि अभी कुछ समय पहले कहते हैं नहीं, टमाटर की कीमत बहुत बढ़ गई थी, 200 रुपए 250 रुपए किलो टमाटर हो गया था, तो टमाटर 1 किलो खरीदे जाते थे, बस स्वाद के लिए लोग थोड़ा थोड़ा सा क्या करते थे, सब्जी बाजी में एक आध टमाटर डाल दिए कि हाँ भाई आदत बनी हुई है तो खा लेते हैं, है ना। तो उसका सिर्फ एक सीमित उपयोग हो रहा था। लेकिन वही टमाटर 250 रुपए से जब फिर से 20 रुपए किलो 25 रुपए किलो आ जाता है, तो फिर उसी टमाटर की चटनी भी बनती है, उसी टमाटर को सब्जी में भी डाला जाता है, उसी टमाटर को बच्चे भी ऐसे लेके खेलते रहते हैं और खाते रहते हैं, ठीक है ना। तो मतलब कहने का तात्पर्य यह है कि जब किसी वस्तु की कीमत अधिक होती है तो उसका उपयोग सीमित हो जाता है, किसी एक आध कार्य यानी मुख्य कार्य में ही उसका उपयोग लिया जाता है। लेकिन जब उस वस्तु की कीमत कम हो जाती है तो फिर उसको भारी मात्रा में लोग खरीदते हैं और हर कार्य में उसी का उपयोग करने लग जाते हैं। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, खाने में भी उपयोग हो रहा है, खेलने में भी उपयोग हो रहा है, और मतलब चटनी दाल चावल सब में भी टमाटर पड़ रहा है एक तरीके से, ठीक है ना। तो ये वस्तु के विभिन्न प्रयोग है ना। तो यहाँ पर भी वस्तु के विभिन्न प्रयोग भी तभी संभव हो पाते हैं जब उस वस्तु की कीमत क्या हो जाती है, कम हो जाती है। वस्तु की कीमत में वृद्धि होने पर उसके विभिन्न प्रयोग संभव नहीं हो पाते हैं, ठीक है। तो आज इसी क्वेश्चन के साथ आज की क्लास का मतलब आज की इकोनॉमिक्स की क्लास का समापन करते हैं। कल मांग के नियमों के संबंध में जो आगे इससे संबंधित प्रश्न है उस पर चर्चा करेंगे। बढ़िया पढ़ते रहिए, नोट्स बनाते रहिए, मन लगा के पढ़िए। ऑल द बेस्ट। अब की बार 490 पास।